अवाष्पशील विलेय के लिए जो है राउट का नियम क्या होगा? जहां पर हमने क्या करना है, ये जो अवाष्पशील विलेय होगा, यानी कि ऐसा विलेय मिलाना हमने जो वाष्पित नहीं होता होगा। कौन सा विलेय होगा बेटा? ऐसा कोई विलेय है मालूम जो वाष्पित नहीं होता है? कोई विलेय है बेटा ऐसा जो वाष्पित नहीं होता है? जैसे उसमें तो था एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा? एथेनॉल। एथेनॉल वाष्पित होने वाला था। यहाँ पर ऐसा बताना है जो वाष्पित नहीं होता, ऐसे विलेय बताने हैं। तो ऐसा विलेय होता है हमारे पास, एक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड। ये जनरली दो रख लो यार, ठीक है ना? तो जब हम इसको ये क्या करेंगे, हमने किसी जल के यहाँ पर कह लिया, कोई जल लिया, H2O लिया, और उसमें हमने क्या कर दिया, NaCl डाल दी। क्या किया? NaCl डाल दिया। तो इस NaCl डालने से क्या हुआ, जो ये NaCl हुआ, ये इसमें घुल गया, और जब NaCl घुल गया, इससे क्या हुआ, ये एक ऐसा विलयन बन गया, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अब इसके लिए राउट का नियम क्या कहता है? उसने क्या किया, NaCl को मिलाने के बाद पानी में मिला दिया। अब राउट का नियम इस विलयन के लिए क्या कहता है? वो क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर, जो एक निश्चित ताप होगा, ये माइक किसका ऑन है बेटा? माइक ऑफ करो। प्रकाश कुमार के नाम से कौन जुड़ा बेटा? ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा, एक निश्चित ताप पर। देखो ये हमारे पास क्या है, एक निश्चित ताप। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक जो वाष्प दाब अवनमन होगा, इसमें क्या होना है, वाष्प दाब में क्या होना है, अवनमन होना है। वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। उसमें क्या हो रहा था, वाष्प दाब में वृद्धि हो रही थी। पहले वाले में देखो, देखो किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती, यहाँ समानुपाती, ठीक है ना? और यहाँ क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। जब हम क्या मिलाएंगे, इसके NaCl मिलाएंगे, तो उसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है ना? अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यहाँ भी अवनमन होगा, कमी होगी, लेकिन किसके बराबर होगी, जितना उसका मोल प्रभाज होगा या मोल अंश होगा किसका, विलेय का। यानी कि जो वाष्प दाब में अवनमन होगा, वो किसके बराबर होगा, उसके किसके समानुपाती होगा, उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। कितनी कमी होगी, यहाँ पर कमी होनी है, ठीक है ना? अवनमन होना है। किसमें अवनमन होना है, वाष्प दाब में। क्या आएगा, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है? तो ये वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन आएगा। कितना अवनमन आएगा, वो हमेशा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती आएगा, ठीक है ना? तो ये नियम दिया था किसने, राउट ने। किसके लिए दिया था, अवाष्पशील विलेय के लिए। किसके लिए दिया था, अवाष्पशील विलेय के लिए। यहाँ पर ये देखो बेटा किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हम इसके व्यंजक के फॉर्म में देखेंगे, तो मान लीजिए, है ना, अवाष्पशील विलाय को हमने क्या किया, माना उसका दाब था P, ठीक है ना, P, और P1 मान लेते हैं, है ना? एक वाष्प दाब में अवनमन कितना है, P, और एक किसके समानुपाती होगा, ये समानुपाती होगा X1, उसके मोल प्रभाज के, है ना? मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यदि हम यहाँ पर P1 इज इक्वल टू देखेंगे, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ X1 तो हो गई, ठीक है ना? X1 क्या होगा बेटा, इसमें X1 हो गई, साथ साथ में क्या होगा, X1 इंटू P नोट 1। ये नोट क्या है, ये जो नोट हमने लगाया, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में किसका वाष्प दाब है बेटा, शुद्ध अवस्था में P1 का, किसका, P1, नहीं नहीं, ये P1 नोट किसका वाष्प दाब होगा, ये तो P1 तो वाष्प दाब हो गया किसका, विलयन, जिसमें क्या होगा, जिसके समानुपाती मान सकते हैं, है ना? हमने क्या किया, ये देख लीजिए किस प्रकार से वाष्प दाब हुआ। हमने क्या किया, एक जल लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल लिया, जल लिया, है ना? दूसरा हमने क्या किया, इसमें NaCl डाल दिया। क्या किया, इसमें NaCl डाल दिया। अब क्या बन गया, ये विलयन बन गया। इस दशा में क्या हो गया, विलयन हो गया, है ना?
इसका जो अब जब भी हमने इसको मिला दिया तो P माना P इस बिलियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 है ना। x1 का मतलब उसका जो विलेय है x ये NaCl है इसके क्या होगा, इसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। जो वाष्प दाब में अवनमन होगा वो इसके समानुपाती होगा, यानी कि इसके मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। क्लियर? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लेकिन यहाँ पर जब हमने ये हटाया, चिन्ह लगाया P01, ये किसका वाष्प दाब होगा? ये भी P है, P माने वाष्प दाब होगा, ठीक है ना। ये तो विलयन का होगा, विलयन माने H2O प्लस NaCl का से जो बना हुआ विलयन है उसका वाष्प दाब होगा P1। और P01 किसका होगा? ये वाष्प दाब होगा बेटा शुद्ध अवस्था में विलायक का। शुद्ध अवस्था में विलायक माने यहाँ पर जो जल है, जल का हमारे पास क्या होगा, ये वाष्प दाब, केवल जल का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हमने वाष्प दाब कैसे कैसे निकाला जाता है वाष्प दाब, पहले हम क्या करेंगे, केवल जल को लेंगे और जल को हम गर्म करेंगे, है ना। हमने गर्म किया पानी को, तो पानी का जो हमने देखा फिर इसने कितना दबाव डाला, वो क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा H2O का। क्लियर? ये शुद्ध अवस्था में H2O का द्रव ये हो जाएगा। जब हम इसमें क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, NaCl मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, विलयन बनेगा। उस दशा में क्या होगा, इसका वाष्प दाब हो जाएगा P1। तो P1 ये क्या कहता है कि जो P1 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। वाष्प दाब में कितना अवनमन आएगा, जितना हम क्या करेंगे, उस जितना उसका मोल प्रभाव होगा विलेय का, विलेय का मोल प्रभाव के समानुपाती होगा, ठीक है ना। और मोल प्रभाव को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मोल प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। यदि हम इसका मोल प्रभाव निकालना चाहेंगे, मान लीजिए हमने P1 लिया, P1 इज इक्वल टू x1, है ना, और P01, ठीक है। यदि हम इसका मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मान लीजिए हमने विलेय लिया, बटे में क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, और प्लस इसमें क्या आएगा, विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे तो होता है, तो इसके समानुपाती तब हम यदि हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला भी निकल सकता है इसमें, ठीक है ना। वो बाद में हम बताएंगे, क्योंकि जब वाष्प दाब में अवनमन बता रहे होंगे तो उस दौरान हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जनरली ये चीज हम करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमारे पास P होगा, P1 होगा, ये क्या होगा, x1 इंटू P01, इसके बराबर ये हमारे पास क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा, जहां पर P क्या आएगा, P01 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या चीजें और है, यदि हम इसके बीच ग्राफ देखें तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, एक सीधी रेखा में आएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए इस तरफ हम वाष्प दाब लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने वाष्प दाब लिया ऊपर की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ 0 पॉइंट इसमें लेते हैं, 0 और इसमें क्या आ जाएगा, 1 ले लेते हैं, इसमें 0.5 ले लेते हैं, माने बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं, है ना। ये मोल अंश है और ये 1 ले लेते हैं, 1 मोल अंश है, इसको हम मोल अंश के रूप में लेते हैं, मोल अंश। तो इसमें जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो किस प्रकार आएगा, वो एक, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा P0 शुद्ध अवस्था में, P01, तो ये सीधा ऐसा निकलेगा, ऐसे, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में आएगा। यदि हम 1 पे देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ क्या होगा, इस प्रकार से ग्राफ आएगा किसका, ये मोल अंश के समानुपाती, राउल्ट का नियम के लिए, ठीक है। ये सरल रेखा में आता है, राउल्ट के नियम विलायक के लिए यह है, विलायक के मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ, ठीक है ना, इस प्रकार। और यदि राउल्ट का नियम का पालन करता है, ठीक है ना, तो ये चित्र आपको दिखाई देगा, है ना, इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा, इसके बाद राउल्ट का नियम थोड़ा समझ गए आ गए होंगे, दो प्रकार से होगा, एक होगा अवाष्पशील पदार्थ के लिए और एक होगा वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम, ये याद रखना, दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को,
इस क्वेश्चन को देखिए। ये है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? CCl4। इन्होंने कहा CCl4। कोई और बताएगा? चलो इसका नाम बताओ कोई और। सर CFC। सी FC। एफ सी। इसका नाम CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये तो कार्बन है, फ्लोरीन का है बेटा, फ्लोरीन नहीं। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा, कार्बन 4 कार्बन है, और टेट्रा मैंने 4, और क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये थोड़ा थोड़ा कहीं नजदीक था लेकिन बता नहीं पाया, कोई बात नहीं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा CHCl3। CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और डाइक्लोरोमेथिन क्या होता है? CH2Cl2, ठीक है ना, ये दोनों। इस क्वेश्चन को देखो, कोशिश करो इसको समझने की। यह है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथिन के वाष्प दाब क्रमशः देखो। क्लोरोफॉर्म का तो है 200 mmHg, ठीक है ना, और डाइक्लोरोमेथिन का है 415 mmHg, ठीक है। ये तो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये है। अब पूछा क्या उसने, नंबर फर्स्ट पूछा हुआ है कि 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम CH2Cl2 के विलयन विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। 298 केल्विन का मतलब ये रूम टेम्परेचर होता है बेटा, है ना, 200। और दूसरा है वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। और जो वाष्प अवस्था में क्या होगा, जब वाष्प प्रावस्था होगी उस दशा में हमने क्या करना है, इसका उसके प्रत्येक मोल, उसका क्या निकालना है, मोल अंश। मोल अंश में मोल प्रभार, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये दोनों चीजें निकालना तो निकल पाएगा। यस सर, निकल सकते। निकल जाएगा ना बेटा, निकालो तो जल्दी से। कल हमने जो P हमारे पास था, P हमने निकालना था वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब की गणना करनी थी, तो P इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, P1 प्लस P2। इसके लिए ये निकाला था ना, P1 प्लस P2। इसका लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो लास्ट हमने निकाला था, लास्ट किस प्रकार से निकाला था, जैसे एक व्यंजक हमने कल निकाला था ना, तो P इज इक्वल टू हमने ऐसे निकाला था, P इज इक्वल टू XV, है ना, और यहाँ पर निकाला था हमने P नोट V माइनस P नोट A, और इसको ब्रैकेट में किया था, और प्लस P नोट A, इस प्रकार से बनाया था। इस टाइप से हमने कुल वाष्प दाब निकाला। ये इसको सॉल्व किया था हमने, इसकी वैल्यू अलग अलग, जब हमने x1 x2 निकाला था, इससे हमें निकालना है किसका, वाष्प दाब। इसके लिए निकल सकते बेटा, निकलना चाहिए। सर
एक एक करके निकाल सकते हैं सर, इस वाले से जो अभी पढ़ाया सर आप। हाँ ये इससे है एक बेटा, एक करके निकाल सकते हैं। ये इससे निकलेगा ना, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा जनरली ये देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक तो है क्लोरोफॉर्म, ये है वाष्पित होने वाला क्लोरोफॉर्म, और डाइक्लोरोमेथेन भी क्या है, वाष्पित होने वाला है, CH2Cl2। तो ये जो वाष्पशील विलेय के लिए हमने राउट का नियम पढ़ा था, उस पर बेस्ड है, राइट। ये अवाष्पशील पदार्थ के लिए नहीं है। तो वाष्पशील पदार्थ के लिए जब हमने फॉर्मूला बताया था आपको, तो ये निकाला था P इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए नोट, है ना, और इस प्लस कर देंगे उसमें पी ए नोट, इससे निकलेगा। तो इसमें भी कुछ ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत है क्या है इसमें? देखो यदि हम यहाँ पर मान सर लें, पता हाँ कैसे लगेगा कि सर कौन वाष्पशील है कौन अवाष्पशील है? बिल्कुल, यहाँ हमें इनकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी बेटा, इनको हमें देखना पड़ेगा कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म वाष्पित होने वाला है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे ना, जैसे हमें पता लग जाएगा, जैसे हमें पता है। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे पता लग रहा है कि जैसे CH3CH2OH ये वाष्पित होने वाला है, और H2O है, ये दोनों वाष्पित होने वाले हैं। इसमें तो पता लग रहा है ना, क्योंकि याद रख देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सी चीजें वाष्पित होने वाली हैं। तो ज्यादा नहीं, कुछ ही चीजें हैं जो आप लोगों को कोर्स में से, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये भी वाष्पित होने वाला है, और डाइक्लोरोमेथेन ये भी वाष्पित होने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या था ना, हमने ये एग्जाम्पल हमारे याद हो गया दोनों, ठीक है ना, एथेनॉल और पानी में। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन, ये दोनों ये भी क्या है, वाष्पित होने वाले पदार्थ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, यदि हम इसको इसके फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, इससे हमें किसका निकालना है। देखो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो B है, जो घुलने वाला है, ठीक है ना, घुलने वाला इसमें कौन सा है, देखो इसमें डाइक्लोरोमेथेन, ये कम मात्रा में है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, XB का मतलब है डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि जो X होगा वो CH2Cl2 का निकालेंगे, ठीक है ना। जो फिर क्या होगा, PB, B का मतलब क्या है हमारे पास, डाइक्लोरोमेथेन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, P नोट B, P की जगह हम क्या लेंगे, डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि CH2Cl2 ले लेंगे। फिर क्या आएगा, इसमें ये जो Pa है, Pa को हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। P नोट, ये देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होगा CH2 CHCl3, ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। प्लस फिर क्या कर देंगे, P नोट, और फिर क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। इनका हमें वाष्प दाब निकालना, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें केवल निकालना होगा इसका मोल अंश, निकालना होगा इसका, बाकी हमें दिया हुआ है। ये वाली मात्रा भी दे रखी, कितना दे रखा है, देखो क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है, क्लोरोफॉर्म का दे रखा है 200 mmHg, है ना, यही तो दे रखा है। नहीं हमें तो चाहिए क्या, क्लोरोफॉर्म का दे रखा है 200 mmHg, और डाइक्लोरो का दे रखा है इतना। तो यहाँ ये देखो डाइक्लोरोमेथेन का दे देंगे हम क्या, 415, ठीक है। और इसमें से क्या कर देंगे, क्लोरोफॉर्म को माइनस कर देंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें भी आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म 200 mmHg, ये प्रेशर दे रखा है। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल अंश निकालना पड़ेगा डाइक्लोरोमेथेन का, किसका, ये मोल अंश XCH2Cl2 का। तो इसका मोल अंश कैसे निकलेगा, इसका मोल अंश कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर दे रखा है 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। मोल अंश इसका, यदि मोल अंश निकालते हैं तो इसका मोल अंश कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो CH2Cl2 के मोलों की संख्या, और बटे में क्या कर देंगे, ये देखो CH2Cl2 और प्लस क्या आएगा, CHCl3, इन दोनों का मोल अंश के मोलों की संख्या। इनके मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती, पहले हम देखें, इसका देखें, इसके मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं इसके ग्राम में मात्रा बटे अनुभार,
इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी? देखो CH2Cl2 देखो 25 ग्राम दे रखा है, क्लोरोफॉर्म दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है CH2Cl2। तो यहाँ पर देखो 25 ग्राम यानी कि हमारे पास ये इसको देखेंगे तो 40 ग्राम हमें दे रखा है और बट्टे में इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना आएगा? कौन बताएगा अणुभार? CH2Cl2 का बताओ बेटा अणुभार, CH2Cl2 का। सर 85 है। 85 सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 12 प्लस 2 14 और 35 दूनी 70 71 हो जाएगा सर इसका, है ना? 35.5 तो होता है इसका, यस सर। होगा कि नहीं होगा? इसका 35.5 होता है, 35.5 गुणा 2 तो 70 71 हो जाएगा और ये बाकी टोटल मिलाकर के 85 होगा। ये तो आ गया हमारे पास इसका। अब क्लोरोफॉर्म का देखो, क्लोरोफॉर्म का कितना आएगा? क्योंकि इसका तो हमने निकाल दिया। क्लोरोफॉर्म है हमारे पास 25.5 ग्राम, ठीक है ना? बटे में अणुभार कितना होगा क्लोरोफॉर्म का? 119। 35.5 गुणा 3 है ना? और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 5 3 15 और 1 का चलो जाएगा 35 तो 70 35 3 106 तो ये हो गया, है ना? और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? 12 और एक 13, है ना? कितना बताया बेटा तुमने? 119.5 है ना? 119.5 ऐसे तो होगा, ये गलत हो गया। 119.5। अब क्या करना हमने? अब हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। देखो यहाँ पर मोलों की संख्या कैसे आएगी? ये 40 से बटे हमारे पास आ गया 85। इस 40 का भाग दे दो पहले, 85 का भाग दे दो 40 में, है ना? ये सॉल्व कर लेना आप लोग। तो ये लगभग आता है, इसका भाग दोगे इसमें तो ये आएगा 0.47 और यहाँ पर आएगा 119.5। इसका जब भाग दोगे तो ये लगभग कितना आएगा? ये आएगा 0.21 अप्रोक्सीमेट, है ना? ये मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो यदि हम इसका मोल अंश निकालना चाहेंगे, CH2Cl2 का मोल अंश निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? ऊपर 0.47 और बटे में कितना आएगा? 0.47 प्लस 0.21। यदि इसको सॉल्व किया जाएगा फिर कंप्लीट तो कितना आएगा? इसके मूल अंश की संख्या इसको जोड़ करके कंप्लीट यदि सॉल्व करेंगे हम इसको CH2Cl2 का, है ना? तो ये लगभग आ रहा है 0.0.668 688 के लगभग आएगा, ठीक है ना? इतना इसका अप्रोक्सीमेट लगा रखा बेटा मैंने, ये मतलब एक्यूरेट का नहीं कह सकता मैं इसको। यहाँ पर हम क्या करना होगा? अब देखो P इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ आएगा 0.688 मल्टीप्लाई बाई इतना, ठीक हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसका प्रेशर आ जाएगा, किसका? टोटल इसका, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाएगा वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो ये लगभग कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले ये ध्यान रखना आपको कि इसको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ही बाहर करते हो 0.688 और पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 215 आएगा ना, या मल्टीप्लीकेशन 215, ठीक है? और प्लस इसमें 200। फिर क्या होगा? यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करना बेटा आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद तब 200 को जोड़ देंगे तो ये लगभग आ रहा होगा आपका 0 पॉइंट सॉरी ये होगा 147.9, है ना? और प्लस 200 जोड़ देंगे इसमें। तो ये जो हमारे पास वाष्प दाब आएगा ये आएगा 347.9 mmHg, इस प्रकार से।
ठीक है ना? तो ये हमने क्या निकाला, ये निकाला पहली वाली कंडीशन में। अब ये दूसरा वाला देखो, तो दूसरा वाला किस प्रकार से, दूसरा क्या है, प्रत्येक अवयव के मूल अंश की गणना की, नहीं सॉरी, ये है ना, वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक अवयव का मूल अंश हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इसका मूल अंश तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, मूल प्रवाह निकाल सकते हैं, इसका तो हमने निकाल ही दिया क्लोरोफॉर्म। अब डाइक्लोरोमेथिन का देखेंगे तो इसका मूल अंश निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं मूल अंश, इसका तो निकाल दिया हमने, इसका मूल अंश निकाल दिया, लेकिन हम क्लोरोफॉर्म का मूल अंश निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकता है, मान लीजिए हमने क्या किया है, एक्स लिया, एक्स और यहाँ पर ले रहे थे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का मोल अंश यहाँ पर निकाल दिया था हमने, वैसे मोल अंश बराबर कैसे निकलेगा, कैसे आएगा बेटा इसका मोल अंश, अरे क्लोरोफॉर्म का मोल अंश नहीं आएगा निकाल, मोल प्रवाह निकालना है। यहाँ पर आएगा जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या है ना, CH3 और बटे में क्या आएगा क्लोरोफॉर्म, फिर हम क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म जो हमने क्या लिया स्मॉल n, और इसमें क्लोरोफॉर्म की मोलों की संख्या CH3 और प्लस इसमें क्या कर देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ साथ जो, क्योंकि दूसरा भी है इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम वो दूसरा भी जोड़ देंगे। ये सिंपल हमें क्लोरोफॉर्म के मोल अंश निकालने, तो ये बहुत आसान है। मोल अंश निकाल लोगे ना क्लोरोफॉर्म, जी सर। बस आसान है। इस विलयन में यदि हम देखेंगे वाष्प अवस्था में, तो इसमें इसका मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं। तो सरल क्वेश्चन था बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये एक ही क्वेश्चन था इसमें एनसीईआरटी बुक से। चलो उसके बाद देखो बेटा इसमें है आदर्श विलयन, थोड़ा आदर्श विलयन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे, ठीक है। आदर्श विलयन और दूसरा है हमारे पास अनादर्श विलयन। तो ये आदर्श विलयन के कुछ नॉर्म्स है बेटा, है ना, आदर्श विलयन किसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयन क्या है, किसे कहते हैं आदर्श विलयन, कोई बता सकता है। देखो बेटा सर यहाँ जो पर, राउल्ट के नियम। हाँ जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, देखो उसको हम क्या कहते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। देखो समांगी विलयन, समांगी विलयन समझ रहे होंगे आप लोग, होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं। समांगी, समांगी माने दोनों क्या होंगे समान रूप से वो होंगे। कौन सा समांगी कौन सा हो सकता है, जैसे माना हमारे पास हमने क्या किया, H2O में क्या किया, NaCl घोला था, तो समांगी हो गया था, पूरा समान रूप से विभाजित होने वाला, NaCl समान रूप से ऊपर नीचे विभाजित होगा, है ना। समांगी विलयन में जो सभी ताप पर, किस पर, सभी ताप पर, है ना, एवं सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। हमारे पास सिंपल है, यदि आपको इस टाइप से नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। पहला रूल तो ये इसका यही है आदर्श विलयन का, ठीक है ना। और राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम पता है आप लोगों को, यस सर। ठीक है ना। तो राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा पूर्णतः है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक, उसके लिए हमें राउल्ट का नियम जानना भी होगा, ठीक है। यानी कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम कहता है कि जो टोटल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, विलेय प्लस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। किसके लिए, जब हमने क्या किया था, विलयन लिया था, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि दोनों का जो वाष्प दाब जोड़ देंगे वो कुल वाष्प विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा देखो बेटा, दाब का सैद्धांतिक मान, ठीक है ना, सैद्धांतिक मान, एक तो है दाब का सैद्धांतिक मान, ठीक है ना, और प्रयोगात्मक मान क्या होने चाहिए, बराबर होते हैं। यदि हम यहाँ पर देखेंगे जो सैद्धांतिक मान है और जो हम सैद्धांतिक सिद्धांतिक के रूप में देखते हैं और जो प्रयोगात्मक मान होते हैं
वो बराबर होते हैं, वो आदर्श विलयन है। इसमें क्या होंगे, सैद्धांतिक मान और क्या होंगे, प्रयोगात्मक मान क्या होंगे, बराबर होंगे। वो कहलाएगा हमारे पास आदर्श विलयन। यहाँ ध्यान रखना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट याद है, यानी कि P जो हमारे पास सैद्धांतिक होगा, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सैद्धांतिक है ना, सैद्धांतिक, और बराबर क्या हो सकता है, जो प्रेशर होगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रयोगात्मक, इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो वो भी क्या है, वो भी हमारे पास आदर्श विलयन होगा, जिसमें सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक मान होंगे बराबर। तीसरा, ये देखो, तीसरा पॉइंट कहता है कि विलेय तथा विलायक को मिलाने पर प्राप्त आयतन, ठीक है ना, प्राप्त आयतन विलयन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, ये देखिए इसमें कि जो डेल्टा V है, ठीक है ना, और इसको कह सकते हैं मिश्रण का, जो हमारे पास मिश्रण होगा डेल्टा V का मिश्रण, वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आयतन होगा दोनों अवयव का, वो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 1 लीटर नमक मिलाया, ठीक है ना, और सॉरी, एक जो 500 लीटर घोल बनाया हुआ, जैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 वाष्पशील लेते हैं पहले, क्योंकि लीटर में तो आ ही नहीं सकता ना। चलो इसको ले लेते हैं, जैसे माना पानी और अल्कोहल, या हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 और प्लस CH2Cl2, ठीक है ना, डाइक्लोरोमेथेन, इन दोनों को हमने मिलाया, ठीक है। तो इनकी मात्रा हमने ली एक एक, चाहे हमने क्या लिया, एक एक ml लिया, और इसको भी एक एक ml लिया। ये कहता है कि जो बनने वाला पदार्थ होगा इन दोनों से, जब हम इन दोनों को मिला लेंगे, तो जो बनेगा और उसका आयतन क्या होगा, 2 ml होगा, है ना, दोनों बराबर मिलकर के ये बना देगा। तो ऐसा आयतन क्या होगा, ये कहता है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर प्राप्त आयतन विलयन के आयतन के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, है ना। इसको हम डेल्टा V मिश्रण का क्या लिख सकते हैं, 0, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी दशा को हम कहेंगे, वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन। इसमें कम ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, वो विलयन आदर्श नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ रिएक्शन कर लेते हैं आपस में, और रिएक्शन करने से नया पदार्थ बन जाता है, उसको वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहलाएगा बेटा हमारा आदर्श विलयन, ठीक है ना। तीन तीन चीजें, 3 पॉइंट्स हमने देख ली, ठीक है ना। पहले क्या होगा, ये पूर्णतः राउट का नियम का पालन करेंगे, इनका सैद्धांतिक मान और प्रयोगात्मक मान क्या होंगे, बराबर होंगे। विलेय तथा विलायक मिलाने पर क्या होगा, प्राप्त जो आयतन होगा विलयन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और है, इसमें इंथैल्पी, इंथैल्पी होती है बेटा एनर्जी, ऊर्जा, है ना। देखो विलेय, देखो विलेय और विलायक को मिलाने पर इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, ना तो ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जन होगा, और ना ही अवशोषण होगा। जब हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक को मिलाएंगे, ऐसे विलयन जिसमें क्या करेंगे, विलेय प्लस विलायक इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है ना, इंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, डेल्टा H जो मिश्रण होगा, इसको याद रखने के लिए, है ना, इज इक्वल टू 0। दोनों विलेय तथा विलायक को मिलाने पर क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। इसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ना ही अवशोषित होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन के एक लक्षण होगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, पहले राउट के नियम का पालन करता हो, जो दाब का सैद्धांतिक मान है वो प्रयोगात्मक मान के बराबर होगा, ठीक है ना, और विलेय और विलायक को मिलाने पर जो प्राप्त आयतन होगा वो विलयन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर क्या होगा, जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो शून्य होगा, है ना, उसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है बेटा, देखो एक और है इसमें, कि जैसे हमारे पास विलेय विलेय, विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा। मान लीजिए हमने क्या किया, एक विलेय लिया, ए, मान लीजिए ए लेते हैं, ए और ए, है ना, या कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए विलेय विलेय लेता है, एक है विलेय जो घुलने वाला है,
है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2Cl2, ये क्या है, डाइक्लोरोमेथेन है। और दूसरा भी क्या होगा, जो विलेय होगा, विलेय माने यही, यानी कि CH2Cl2 मान लीजिए ये दोनों, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, विलायक 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 माने जो हमने मान लीजिए इसमें विलायक लिया, कौन सा लिया, विलायक विलायक, थोड़ा समझने टेक्निकल चीज है। विलायक हमारे पास होगा CHCl, ये हो गया CHCl3, सॉरी CHCl3, ठीक है ना। ये कहता है कि इनके बीच जो आकर्षण बल लगा, ये वाला विलेय विलेय के बीच, और विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण बल लगा, है ना, मान लीजिए इनके बीच जो आकर्षण बल लगा, और कहता है कि जो तीसरा होगा, कैसे, मान लीजिए हमने क्या लिया, विलेय और विलायक, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिले हुए हैं ना, विलायक, विलेय और विलायक, इनके बीच जैसे माना हमने CH2Cl2 और इसके बीच क्या होगा, CHCl3, इनके बीच जो ये वाला है बल है, ये सब बराबर होंगे। इनके बीच जो लग रहा होगा बल वो भी उतना ही होगा, इसके बीच जो लग रहा होगा बल वो भी उतना ही होगा, इनके बीच जो लग रहा होगा आकर्षण बल वो भी उतना ही होगा। तो ये क्या है, इसका तीसरा लॉ है, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। तो इसमें 4-5 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो क्या होगा, याद रखना आपको कि हमेशा ये क्या करेगा, राउल्ट का नियम का पूर्णतः पालन करेगा, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2, इसका जो प्रयोगात्मक सैद्धांतिक मान है वो प्रयोगात्मक मान के बराबर होगा, ठीक है ना। दाब का जो सैद्धांत, दाब का ध्यान रखना, दाब का सैद्धांतिक मान जो है प्रयोगात्मक मान के बराबर होगा। विलेय तथा विलायक को मिलाने पर क्या होगा, जो प्राप्त आयतन होगा वो क्या होगा, विलयन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। विलेय और विलायक को मिलाने पर जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। और यहाँ लास्ट वन इज विलेय और विलेय, विलायक विलायक और के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो विलेय और विलायक के बीच के अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होगा, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। और इसके एग्जाम्पल है बेटा, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है, किस किस को मिलाएंगे, है ना। इसको आप नोट भी कर लेना, एक तो है क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा, मुझे तो याद रहेगा, बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6, बिल्कुल C6H6, ये है बेंजीन, ठीक है ना। और दूसरा है टॉलीन, टॉलीन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, CH3, ये टॉलीन है, ठीक है ना। इन दोनों का जो हमारे पास विलयन होगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा है क्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, अब ऐसे भी कह सकते हैं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और इसके साथ हम क्या कर देंगे, ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों जो विलयन होंगे ये कैसे विलयन होंगे, आदर्श विलयन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एक होगा CCl4, अभी बताया था इसने, सूरज ने, क्या है CCl4, टेट्राक्लोराइड, है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल गुड। और SiCl4, इसमें आएगा सिलिकेट, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सिलिकॉन है ना। सिलिकेट तब होता है बेटा, SiO2 होता है ना, ये होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारे हैं। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये जो सरल वाला एग्जांपल है, ये है CH3OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मेथिनॉल, मेथेनॉल, और ये क्या है, एथेनॉल सर। Good. ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो थोड़े 2-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, है ना, तो उससे पता लग जाएगा। अभी आदर्श विलयन आपको समझ में आ गया होगा, आदर्श विलयन क्या होंगे, जो हम सिंपल एक लाइन में याद करेंगे, आपकी बुक में केवल, या हो सकता है जो किताबें मिली आपको उसमें एक लाइन में लिखा होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएंगे,
आदर्श विलयन कहलाएगी। ठीक है ना, एक लाइन मिलेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, दाब क्या होगा, दाब का जो सैद्धांतिक मान है वो प्रयोगात्मक मान के बराबर होगा। विलेय और विलायक को मिलाने पर जो प्राप्त आयतन होगा वो विलयन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा शून्य होगा। और विलेय विलेय विलायक विलायक के बीच जो आंतरा आणविक बल आकर्षण बल है वो क्या होगा, विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा उसके बराबर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास आदर्श विलयन, जिसको हम आदर्श विलयन कह सकते हैं। जब इतने नियम को फॉलो करेगा उसी को हम कहेंगे आदर्श विलयन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे तो अनादर्श विलयन में क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर अनादर्श विलयन में पहला पॉइंट है कि जो रावर्ट का नियम का पालन नहीं करे। ठीक है, जो रावर्ट का नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनादर्श विलयन होगा। दाब का देखो, दाब का जो सैद्धांतिक मान है और प्रयोगात्मक मान बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया उसका। ये भी रावर्ट का नियम का पालन नहीं करेगा। ये दाब जो है प्रयोगात्मक मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, विलेय और विलायक को मिलाने पर प्राप्त आयतन विलयन के आयतन से के बराबर नहीं होगा। देखो सेम वही चीज है ना, विलेय और विलायक विलायक को मिलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होंगे भिन्न भिन्न होगा। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। और देखो इसमें क्या होगा, विलेय और विलेय विलेय और विलेय विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा विलेय विलायक के बीच आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। बस पांचों नियम जो है जस्ट अपोजिट हो गए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। उसको क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एक तो आपको लेना है एथेनॉल, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 CH2 CH3 CH2OH या C2H5OH भी कह सकते हैं। एक ये हो गया और एक हमारे पास होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ये देखो बेटा इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बताओ क्या है बेटा, ये इसको पढ़ो, इसको पढ़ो बेटा। साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्यों हुआ, सर C6H12 है ना। बिल्कुल परफेक्ट, ये बेटा C6H12। ठीक है ना, यहाँ यदि देखेंगे इसके बीच यदि रिंग लगा दिया हमने, ऐसे गोला लगा दिया तो ये बेंजीन हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं पूछ रहा था, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, इसके अंदर यदि आप रिंग नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और रिंग लगा दोगे तो ये बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास अभी एग्जांपल लिया था हमने CCl4। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, पहला विलयन तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरो। ठीक है ना, इसका एग्जांपल दूसरा ही है। एक होता है बेटा एसीटोन, एसीटोन जानते हैं आप लोग, एसीटोन का सर फॉर्मूला, हाँ लिक्विड होता है ना। हाँ लिक्विड होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, थिनर को हटाने के, नेल पेंट को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। जी जी हाँ बेटा, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसी और को मालूम है, सर नहीं, ये फॉर्मूला मालूम। हाँ इसका फॉर्मूला बेटा CH3COCH3 है ना, ये एसीटोन है। इसको मैं कई बार पूछता हूँ लेकिन बताते नहीं बच्चे। ठीक है ना, CH3COCH3 और प्लस इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इसके साथ मिलाएंगे ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई सॉरी डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला मालूम है, C2H5O C2H5। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो विलयन बनाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कौन सा विलयन बना है, ये बना अनादर्श विलयन। ठीक है ना, ये दो तीन एग्जांपल बहुत हैं, ये एक दो और बताओ। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ चौथा एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो CCl4
अल्कोहल के साथ हम क्या करेंगे, हम टॉल्यूइन मिला देंगे। टॉल्यूइन बेंजीन के ऊपर CH3, ये है टॉल्यूइन, ठीक है ना। इस प्रकार से जो विलयन बनेंगे, ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास विलयन हो गए, तो इनको हम कहेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन। तो ये हाँ, एक तो हमारे पास आदर्श विलयन हो गया, दूसरा अनादर्श विलयन हो गया। इसके बाद देखो बेटा, इसमें धनात्मक विचलन वाला है राउट का नियम, जो धनात्मक विचलन दिखाएगा, और एक ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछता है मैं इसको, कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ये अनादर्श विलयन है, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है ना। धनात्मक विचलन क्या होता है, यदि हम इसमें देखेंगे तो धनात्मक विचलन क्या होता है, जो अनादर्श विलयन है, देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना। तो जो राउल्ट का नियम है वो इस प्रकार से दिखाता था, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींची, ये इस टाइप से है, ये जो ये डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये राउल्ट का नियम को दिखा रही, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा एक दिन आपको। यहाँ देखो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये राउल्ट के नियम की लाइन है, ये वाली है ना। राउल्ट का नियम यानी कि जो शुद्ध अवस्था में है वाष्प दाब थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, पीवी, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन आती है, Pa प्लस पीवी। लेकिन ये कहता है कि यहाँ विलयन क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, राउल्ट के नियम के निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होगा। देखो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम निर्धारित किया था, ये वाष्प यहाँ पर ऐसे करके, है ना, ये इससे क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। जो ये ऊपर की लाइन है, ये देखो, ये राउल्ट के नियम धनात्मक विचलन दिखाएगा। तो जैसे राउल्ट का नियम हमने बना दिया, ये वाला लाइन हो गई, यहाँ थोड़ी सी डाउन करना बेटा इसको, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी इससे डाउन, इस वाले से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, बताऊंगा मैं कैसे कैसे निकलता है। और ये मान लीजिए राउल्ट का नियम, तो धनात्मक विचलन कैसे दिखाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर ऐसे, ये धनात्मक विचलन दिखाएंगे ऐसे। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ऐसे करके, ठीक है ना, ये धनात्मक विचलन हो जाएगा। इस ग्राफ को आपको बनाना है और फिर उसके हिसाब से दिखाना है उसको। फिर बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या मिला करके इसको बनाते हैं, है ना। यदि ऋणात्मक विचलन को देखेंगे तो ऋणात्मक विचलन क्या होगा, इसके नीचे से आ जाएगा। देखो ऋणात्मक विचलन क्या आएगा, जब हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, इससे थोड़ा कम, है ना। जैसे इसमें देखो, ये है ऋणात्मक विचलन, ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउन, यानी कि इस विलयन में क्या होगा, जो राउल्ट का नियम निर्धारित किया उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन। ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको, कि इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों विलयन होते हैं, एक धनात्मक विलयन और दूसरा ऋणात्मक। उसके बाद होता है बेटा इसमें ये है स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है ना। इसको मुझे लगता है इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को।